Yes, sir. Okay, sir. ओके अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। सबको मेरा आवाज तो आ रहा है ना? हाँ, नील, रवि, शालिनी, सनोन, एक बार कंफर्म करो सर, साउंड सबको मिल रहा है मेरा? यस सर। हाँ सर। ओके सर। सर देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, यानी क्लास है। टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्लास है फाइनेंस की। सो इसमें ना एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके बारे में मैं प्रीवियसली 3-4 क्लासेस हुआ है सर, जहां पर आप लोगों को इतना पता लग गया है सर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। ऐसे क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? अगर याद दिलाओ, मैंने अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं 2 मिनट, तो ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, इस टॉपिक का मेन पर्पस ये होता है सर कि एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस करते हैं या फिर एक कंपनी जब अपना कंपनी को चलाने के लिए सोचते हैं या बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, तो उनको फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। यानी सिंपल बात है सर, आप लोग अकाउंटेंसी में जिसको कैपिटल कहते हो, ठीक है, मैंने बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल बिजनेस में लगाना पड़ता है, उस कैपिटल का जुगाड़ करने को फाइनेंस कहते हैं, ठीक है? एकदम पाती भाषा में ही होता है सर। पाती भाषा माने बंगाली में बोलते हैं सर पाती भाषा। पाती माने एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में यही इसका बेसिक मतलब है कि जो बिजनेस में एज ए कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई चलो 10 लाख 20 लाख, जैसे शार्क टैंक में आप लोग देखते हो काफी लोग अपना बिजनेस आइडिया लेके जाते हैं और जाके वहां पर पिच करते हैं। पिच करते हैं मैंने बोलते हैं उसके बिजनेस के बारे में, बोलते हैं कि भाई मेरा बिजनेस ये है वो है, पर अल्टीमेटली उनको पैसा चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और वो शार्क के सामने, शार्क में जो भी बड़े बड़े अचीवर बैठे हुए हैं उनको बोलते हैं कि क्या आप हमारे बिजनेस में पैसा या नॉलेज दे सकते हैं, और बदले में हमारे बिजनेस का कुछ शेयर आपको हम लोग दे सकते हैं। इस तरह का उनके बीच में डील चलता है ना सर? इस तरह का हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है बोल के। ना क्वेश्चन ये है सर, क्वेश्चन ये है कि ये जो फाइनेंस के पीछे ना एक कॉस्ट होता है। जैसे आपको मैं क्या बताऊं, जैसे कभी देखना सार्क लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं जो पिच देने के लिए, मतलब जो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस के लिए पैसा रेज करने के लिए आते हैं, उन्हें कभी कभी ये सजेशन देते हैं, कभी ये सजेशन देते हैं कि आप लोन ले लो, ठीक है? कभी सजेशन देते हैं कि लोन ले लो। कभी सजेशन देते हैं कि लोन नहीं, आप शेयर ले लो, ठीक है? तो लोन जब कोई सार्क किसी कंपनी में लगाते हैं ना, जब कोई सार्क किसी के कंपनी में लोन देते हैं तो बदले में इंटरेस्ट लेता है। और कभी कभी सार्क ये भी करते हैं, कभी कभी सार्क ये भी करते हैं कि वो लोन नहीं, वो बताते हैं कि भाई लोन नहीं, आप कंपनी में मुझे शेयर होल्डिंग दे दो, ठीक है? मानो किसी को 50 लाख चाहिए, किसी को 10 लाख चाहिए, किसी को 20 लाख चाहिए, तो आप लोन दो या फिर कंपनी में आप लोन दो या फिर कंपनी में इक्विटी लो, ठीक है? तो लोन के बदले भी सार्क आपसे इंटरेस्ट मांगता है। सर स्क्रीन शेयर है सर? हेलो, स्क्रीन शेयर है ना आप सबको? यस Yes, सर। sir. ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप लोगों को शो कर रहा है? यस सर। ओके। लोन के बदले सार्क आपसे इंटरेस्ट मांगेगा, ठीक है? सपोज मानो रवि को बिजनेस करना है, अ, रवि का ऐसे आसाम में घर है, चाय का भी बिजनेस है रवि लोगों का, ठीक है? मान के रवि रवि ने कुछ टी का कुछ न्यू, से फॉर एग्जांपल ग्रीन टी, ठीक है? रवि ग्रीन टी होता है रे तुम लोग के आसाम में? हाँ सर। ठीक है, तो मान की रवि ने ग्रीन टी का कोई स्पेशल फ्लेवर डेवलप किया, ठीक है, जो बेली फैट
बेली फैट को कम करने में, लो करने में, या फिर एंटीऑक्सीडेंट में, एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, एंड दैट इज गुड फॉर स्किन एंड हेल्थ। ओके, तो ये रवि का एक इनोवेशन है। जो इनोवेशन रवि क्या कर रहा है, सार्क के सामने जाके पिच कर रहा है। सार्क भी बड़ा खुश होके उसका पिचिंग सुन रहा है। फिर रवि बोला कि उसको 50 लाख का जरूरत है। क्वेश्चन ये उठता है ना कि ये 50 लाख सार्क से लोन लेना है कि 50 लाख सार्क को इक्विटी के लिए जाना है। अगर लोन होगा तो सार्क जो है ना सर, जैसे मानो कितना सार्क है अभी, आई डोंट नो, मैं रिसेंट सीजन तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे कुछ नाम का मुझे याद है, जैसे मानो अश्विन ग्रोवर तो इस बार नहीं है। और भी नाम बताऊं, जैसे बोट का ओनर, बोट का ओनर, ठीक है, मैं नाम भूल रहा हूँ सर, ठीक है। बोट का ओनर का क्या नाम है सर ऐसे? अमन। अमन गुप्ता, ठीक है, इज ए क्वालिफाइड सीए सर। अच्छा, अनुपम मित्तल। अच्छा, इसके साथ साथ आप दो लेडीज भी हैं, उनका नाम क्या है? मैं सबका नाम मुझे याद नहीं रहता। आप लोगों को पता है? एक सुगर कॉस्मेटिक्स का एक ओनर है, कंपनी का नाम पता है? विनीता बोल के कोई एक है, सुगर कॉस्मेटिक्स का एक है, और एक मेडिकल कंपनी है उसका, मतलब फार्मास्यूटिकल्स का, उनका नाम भी मैं भूल जा रहा हूँ। और एक है आपका सर जो लेंस कार्ड वाले, ठीक है, लेंस कार्ड कंपनी का मालिक है। सर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप लोग देखना सर, शार्क टैंक में ऐसे ही करते हैं कि रवि, जैसे मानो रवि कौन है, रवि इनोवेशन किया है, रवि को बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। तो रवि बोला कि सर 50 लाख का जरूरत है, और उसका बिजनेस को सार्क को पसंद आया। अब सार्क इसके बिजनेस पे वैल्यूएशंस करके देखा तो रेडी है, दे आर रेडी, सार्क इज रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी टाइप ऑफ होते हैं सर। सार्क रेडी है, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बट उसको टाइप क्या है, लोन देना है कि इक्विटी देना है। इक्विटी अगर देगा, अगर इक्विटी शेयर देगा, मैंने शेयर कैपिटल, सपोज 50 लाख का कैपिटल दे दिया किसी ने, मानो अमन गुप्ता ने रवि के बिजनेस में 50 लाख डाल दिया, और बदले में रवि को बोल रहे हैं कि भाई तेरे बिजनेस में हमको 10% शेयर होल्डिंग चाहिए, 10% शेयर होल्डिंग चाहिए। समझ रहे हो सर? तुम्हारे बिजनेस में हमें 10% शेयर होल्डिंग चाहिए। ना क्वेश्चन ये उठता है सर, 10% शेयर होल्डिंग माने क्या हो गया, ये इक्विटी शेयर हो जा रहा है। लोन में क्या है? अच्छा, मानो अनुपम मित्तल बोल रहे नहीं हमको शेयर होल्डिंग नहीं देना है, अनुपम मित्तल बोल रहे हैं कि हमें शेयर होल्डिंग नहीं लेना है, बट आप एक काम करो, आप हमसे लोन ले लो। अनुपम मित्तल ऐसा ऑफर कर रहा है कि 50 लाख 18% इंटरेस्ट में हम लोन देने के लिए रेडी है, 18% एनुअल इंटरेस्ट। ना क्वेश्चन ये उठता है सर, जब रवि एज ए बिजनेसमैन, उसको देखना है सर किस में उसका एडवांटेज है। एज ए बिजनेसमैन उसको यही सबसे सबसे ज्यादा चिंता है कि एडवांटेज किस में है। इक्विटी शेयर होल्डिंग में, मैंने अगर वो अपना शेयर होल्डिंग दे दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो ऑब्वियसली उसका ओनरशिप में इम्पैक्ट आएगा। लोन लेने पे शेयर होल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका बिजनेस उसका ही रहेगा, ठीक है। लोन पे उसका बिजनेस उसके पास ही रहेगा, कोई उसका बिजनेस उससे छीन नहीं सकता, ठीक है। समझ रहे हो सर? लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस का ओनरशिप में कोई इश्यूज नहीं आएगा, ठीक है। इशू जो आएगा वो बेसिकली, इशू जो आएगा वो बेसिकली शेयर, मतलब बेसिकली इक्विटी में होता है ना। क्वेश्चन यही है सर कि एज ए बिजनेसमैन उसके लिए क्या बेहतर है, वो चीज उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके पता लगता है। समझ रहे हो सर? हाँ, मैं इतना सारा कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को, और कहानी सुनाने के पीछे का रीजन यही है सर, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस को किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। तो आपके सामने उपाय है सर, बहुत सारा सोर्स है, जैसे कि डेब्ट सोर्स है, प्रेफरेंस शेयर का सोर्स है, इक्विटी का सोर्स है, रिटेन अर्निंग का भी सोर्स है आपके पास, यानी ये सब आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। आप अपने बिजनेस में कैपिटल लगाने के लिए इसको यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑलरेडी आप सबको आइडिया हो चुका है कि आखिर वेटेड एवरेज कैलकुलेशन कैसे होते हैं, काफी आइडिया आप लोगों को मिल चुका है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो बात करना जरूरी है, ठीक है। तो चलो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। कि आखिर जैसे अभी हमने अभी तक आपके साथ कॉस्ट ऑफ डेब्ट में तो बात कर लिया, और इसको सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके साथ और भी चीजें बातें की, जैसे कि
आपको मैंने कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों एंगल से समझाया। अच्छा एक बात है सर, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए होता है कि एग्जाम में दोनों पूछते हैं? हाँ सर, एग्जाम में दोनों पूछते हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा लेने के लिए आते हैं ना, तो वो आपसे पैसा मांगता है, आपसे मैंने इन्वेस्टर से। तो वो मार्केट से डेब्ट इशू करता है, मैंने डेब्ट रेज करता है, ठीक है, कंपनी डेब्ट रेज करता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, कंपनी इक्विटी इशू करता है। नो क्वेश्चन इज दैट आप जब एज ए इन्वेस्टर, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर आपके लिए भी तो चुनौती है, आपके लिए भी तो चुनौती है कि भाई इस कंपनी को लोन दिया जाए या ना जाए, है ना। जैसे बैंक हमेशा सोचते रहते हैं किसी बिजनेस बैंक को लोन देने से पहले कि भाई बंदा पैसा तो नहीं मारेगा, है ना। तो ये तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस। जब आप किसी कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट करते हो, तब आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि भाई कंपनी का बिजनेस अच्छा तो चलेगा ना, कि मेरा बिजनेस मैंने पैसा तो डूब तो नहीं जाएगा। तो इन्वेस्टर के दिमाग में ऐसे चिंता होता है, और कंपनी के दिमाग में चिंता उल्टा पड़ता है। उल्टा माने उसको चिंता ये होता है कि भाई कितना चीप में उनको बेस्ट पैसा मिले, ठीक है, मैंने कम लो 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट में, है ना, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अगर मार्केट से रेज कर पाता है एज पर उसके नीड के हिसाब से, कंपनी के नीड के हिसाब से, वो जितना सस्ता में मार्केट से पैसा रेज कर पाएगा उसके बिजनेस के लिए उतना अच्छा होता है। अब ये कंपनी का चैलेंज है, एक इन्वेस्टर का चैलेंज है। मजा का बात ये है सर, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि हम लोग क्लास में लास्ट 4-5 क्लासेस में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आई थिंक ये फोर्थ क्लास जा रहा है, फोर्थ या फिफ्थ होगा। अगर किसी का मिस है तो मेरे से सारा क्लास का लिंक ले लीजिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्लीट करिए सर, ठीक है, क्योंकि बहुत वाइटल है फॉर योर एग्जाम पर्पस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आप चैप्टर। लिंक भेज देना मेरे को जो मिस हुआ मेरा। मिस हुआ है दर्श का? ओके दर्श, ठीक है, मेरे कि को ना सर एक वो बार, प्रैक्टिस के कारण ज्वाइन नहीं कर पाता था ना, आज भी वही या तो लेट हो जाता आने में। अच्छा ठीक है, मेरे को एक बार व्हाट्सएप में एक बार रिकॉल करा देना, मैं दे दूंगा, ठीक है। जी सर। रिसेंट जितना क्लासेस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैं सारा शेयर कर दूंगा। सो पॉइंट यही है सर कि आपको समझना चाहिए ये सब, ये चैप्टर बहुत काम का है। इसमें मैं लास्ट कुछ क्लासेस में अगर आप नोट्स चेक करोगे, मैं आप लोगों को हर एंगल से समझाया, हर एंगल से, एक इन्वेस्टर के एंगल से कि भाई क्या बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इवन मैं आपको एनएससी के साइड में भी लेके गया और आपको मैं ये भी कोशिश किया कि भाई देखो रियल लाइफ में चीजें होते कैसे हैं, ठीक है, रियल लाइफ में चीजें कैसे होते हैं। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में जब भी हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर जाके ना हम लोग शेयर में ही सिर्फ नहीं, इवन बॉन्ड का भी ट्रेडिंग का हिसाब देखते हैं। कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पर जैसे मार्केट डेटा, मार्केट डेटा, एक सेकेंड, डेरिवेटिव मार्केट, फिक्स्ड इनकम, ये देखिए सर, फिक्स्ड इनकम एंड डेब्ट मार्केट, ठीक है, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ ना, तो मेरे सामने फिक्स्ड इनकम एंड डेब्ट मार्केट ओपन हो जाता है। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ शेयर शेयर ही नहीं होता, डेब्ट एंड फिक्स्ड इनकम तो उससे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि शेयर में तो रिस्क है, लोगों को समझ नहीं आता है तो फिर वो कभी नहीं लगाता पैसा। और सबसे बड़ा चीज लोग नहीं सर, इन म्यूचुअल फंड कंपनी लगाते हैं। ये जो मार्केट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है ना सर, एएमसी कहते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज आपका पैसा, हमारा पैसा लेके क्या करते हैं जानते हो? ये मिक्स अप करते हैं, कुछ पैसा शेयर में देते हैं, कुछ पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, और फिर हमें रिटर्न देने का वादा करता है। और इसीलिए वो एसआईपी के लिए हमें उसका आता है, बोलते हैं कि भाई एसआईपी करो, ठीक है, क्योंकि उनको ना वो क्या करेगा, हमारा पैसा लेके गवर्नमेंट के बॉन्ड पे, कंपनी के बॉन्ड पे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डाल देता है, ठीक है। इस तरह से वो क्या होता है, एक सेफ हेवन ढूंढ लेता है। सेफ हेवन क्यों सर? सेफ हेवन इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट जो होता है सर, इक्विटी मार्केट क्या है ना, वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू मार्केट है। बट ये फिक्स्ड इनकम एरिया है ना, ये जो बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये फिक्स्ड इनकम एरिया है। तो फिक्स्ड इनकम एरिया में क्या सुविधा है, कंपनी जो वादा करता है ना, क्योंकि ये लोन टाइप है, इसका जो कैरेक्टर है ये डेब्ट है, दिस इज अ डेब्ट, ओके, दिस इज द डेब्ट मार्केट। ये जो बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ये सब डेब्ट है। और डेब्ट का सुविधा ये होता है कि डेब्ट मार्केट में आपको रिटर्न ना फिक्स मिलता है, रिटर्न आपको फिक्स मिलता है, क्योंकि कंपनी जो कूपन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के बारे में बता देता है ना, उससे तो वो कभी मुकर नहीं सकता,
ये जो 8.30% का इंटरेस्ट नेशनल हाई अथॉरिटी, ये जो कंपनी है, या फिर IIFCL, या फिर टाटा कैप हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, या फिर IIFL, NTPC, बहुत सारे हैं, लंबा लिस्ट है। नेचर को समझे, मैं अभी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केट, ओके, जिसके बारे में आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीए के सिलेबस में, CMA के सिलेबस में, ठीक है, इवन कोई भी कंपनी सेक्रेटरी, किसी भी फाइनेंशियल मैंने पेपर में, इवन MBA फाइनेंस में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत पॉपुलर टॉपिक है। तो क्यों पॉपुलर क्यों है, इतना टॉपिक इतना पॉपुलर क्यों है? आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाते, उसके पीछे रीजंस है, तब पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो ये रीजंस है कि आपको एक्चुअली कंपनी का डिसीजन मेकर बनना होता है। एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि बताओ कंपनी को पैसा रेज करना चाहिए, कितना रेज करना चाहिए, रेज करना है तो कितना इंटरेस्ट देना है, कूपन अमाउंट क्या होगा, मैच्योरिटी कितना दिन का करेंगे, जरूरत के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नॉलेज लोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या करने से क्या करना चाहिए। ये सब बातें मैं पहले भी किया, हर क्लास में करता रहता हूँ, हर क्लास में करता रहता हूँ। जैसे अगर आपको मैं किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट दिखाऊं, तो मैं दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड्स, आपको और बेहतरीन पता लगेगा। फैक्ट शीट्स, किसी भी एक कंपनी का अगर फैक्ट शीट डाउनलोड हो जाता है, समझाने में आपको बहुत आसान रहेगा। इसका निकालें, किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं। जैसे मेरा बहुत फेवरेट है सर एक आपका ये वाला, मैंने जिसमें मेरे को काफी गेन मिला था कोरोना पीरियड से लेके अभी तक। लेकिन सर वो मेरा फेवरेट का बात नहीं है, मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा फंड है। म्यूचुअल फंड की अलग एक क्लास भी होता है मेरा। रिसेंट अभी कोई लाइव बैच नहीं चल रहा है, बट एक टाइम पे कुछ महीने पहले मैंने एक बैच कंप्लीट करा हुआ है, जिसमें पूरा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर होते हैं, कैलकुलेशंस क्या होते हैं, सब में सिखा के रखा। ठीक है, जो लोग बेसिकली स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक नॉलेज के लिए पढ़ता है, उनके लिए, NIFM और सेबी का पढ़ाई होता है उसके लिए। चलो मैं आपको एक फैक्ट शीट निकाल के दिखाता हूँ। 2000 अक्टूबर 2023 का एक फैक्ट शीट, ठीक है, डाउनलोड करते हैं। नवंबर का भी आ गया, चलो नवंबर का कर लेते हैं। क्यों मैं फैक्ट शीट्स ओपन कर रहा हूँ? आपको समझाने के लिए कि ये मार्केट कितना बड़ा है, ये मार्केट कितना बड़ा है, इसको समझाने के लिए ओपन कर रहा हूँ। तो आप जस्ट देखिए जरा, ये पराग पारेख एक बहुत ही फेमस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका जो जो फंड मार्केट में भी अवेलेबल है, ठीक है, उस हर फंड का ये फैक्ट शीट्स है। ये म्यूचुअल फंड क्लास में मैं सिखाता हूँ कि कैसे कंपनी का फैक्ट शीट्स पढ़ के कंपनी के म्यूचुअल फंड के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। लोग सोच में पड़ जाते हैं ना सर, कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन सा बेहतर होगा। तो वो सब चीज मैं वहां पर लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह से आप फंड को पढ़ोगे, फंड को एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है, या फिर बिफोर इन्वेस्टिंग आपको क्या देखना चाहिए। चलो वो सब अलग बात है, लेकिन अभी आपको मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ, मुझको आप देखिए जरा। ये पराग पारिक का बहुत सारा फंड है, जिसमें एक पॉपुलर है सर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसी में एक्चुअली मेरा भी इन्वेस्टमेंट इसी में था। ये बेसिकली इक्विटी फंड है, मैंने इक्विटी बेस्ड, मैंने इसका मैक्सिमम पैसा इक्विटी में लगाया है। देखो सर, मैं आपको कोई बाहरी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बोलेगा सर ये सब क्या क्या आप बता रहे हो, इसके साथ पढ़ाई का क्या लेना देना, म्यूचुअल फंड का क्लास थोड़ी चल रहा है। सर ऐसा दिमाग में बिल्कुल मैंने क्या बताऊं सर, अगर किसी के दिमाग में से आ भी जा रहा है ना, वो थोड़ा सोचे जरा कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। आप पढ़ रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपका ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, ये जो अलग अलग सोर्स है ना मार्केट में, वो कंपनी को वो पैसा उठा के देते हैं, रेज करके देता है। तो उसमें डेब्ट रहता है, प्रेफरेंशियल रहता है, इक्विटी रहता है, ठीक है, रिटेन अर्निंग कंपनी का खुद का है, ठीक है, ओन बैलेंस, ठीक है, जो पुराना प्रॉफिट है उसका वो है, ठीक है। आपको मैं एकदम रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करता है, ठीक है, और कंपनी को जरूरत का पैसा रेज करके देता है। जस्ट मैं आपको 5-10 मिनट दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का ना प्रैक्टिकल एक क्या बोलते हैं सर, एक इमेज बने, छवि बने आपके दिमाग में, ठीक है, कि आपका पढ़ाई कितना अहम है सर। ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टडी। देखो ये देखो, ये फंड मैनेजर है, कितना फंड मैनेज हो रहा है एज ऑन November 30, 2023 के हिसाब से। ये फंड 48,000 करोड़ का फंड है, अप्रोक्स 48,000 करोड़ का फंड है। और ये फंड का पैसा कहाँ कहाँ लगाया गया, देखो ये सब इक्विटी है। कंपनी का नाम से भी पता लगेगा
कि ये जो 48,000 करोड़ है कहाँ कहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रोपोर्शनेटली। उसमें मैक्सिमम इधर देखो इक्विटी फंड है तो इक्विटी में ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। मैंने बेसिकली ये कंपनीज इस फंड के थ्रू से भी इनको पैसा मिला है, सिंपल बात है। ये जो फंड है ये 48, हम लोग जो खुद से करते हैं वो तो है ही सर, हम लोग जो शेयर मार्केट में खुद पैसा लगाते हैं वो तो अलग बात है, बट ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू से, एसेट मैनेजमेंट माने एएमसी, ठीक है, एएमसी के थ्रू से इनका पैसा मार्केट में जाता है, एएमसी के थ्रू से। और देखो ये पैसा मार्केट में कौन से कंपनी, जैसे एचडीएफसी बैंक में 7.95% इस एसेट का कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एचडीएफसी बैंक अपना फाइनेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इक्विटी फाइनेंस का 7.95% इस फंड से लिया है। ऐसे तो इस फंड का 7.95% एचडीएफसी में है, और एचडीएफसी का जो टोटल मार्केट कैपिटल है उसका कुछ हिस्सा इस फंड के थ्रू से भी एचडीएफसी को मिला है, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो दोनों एंगल से। इन्वेस्टर का एंगल सोचना, इन्वेस्टर का एंगल सोचना और कंपनी का एंगल सोचना जस्ट उसका ऑपोजिट चलता है, जस्ट उसका ऑपोजिट चलता है। इन्वेस्टर्स को फाइनेंस चाहिए होता है और इन्वेस्टर को पैसा लगाना होता है, इतना फर्क है। अच्छा ये देखो सर, टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 69%, टोटल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है 69%। बाकी बाकी सर आर्बिट्रेज भी एक कॉन्सेप्ट है, अब इसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, कभी बात करूंगा आपके साथ आर्बिट्रेज फंड कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा ओवरसीज सिक्योरिटीज आईडीआर एडीआर ये सब फॉरेन मार्केट में है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट से, ठीक है, इसको अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट ये सब बोलते हैं, ठीक है। ये सब बेसिकली इंडियन मार्केट से आप फॉरेन मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो, उसमें करीब 15% फंड का यूज हुआ है। और बाकी कुछ डेब्ट मार्केट है, ये देखो डेब्ट एंड मनी मार्केट, जिसके बारे में मैं आप लोग अभी अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये जो 48,000 करोड़ है, इस 48,000 करोड़ में कुछ पैसा 0.25%, ठीक है, या फिर 13.70% समथिंग डेब्ट में गया है। ये तो क्योंकि इक्विटी बेस्ड था तो ज्यादातर पैसा इक्विटी में चला गया। लेकिन आप दूसरे फंड में जाओ, जैसे एक फंड है सर हाइब्रिड फंड बोल के, पारंपरिक ये टैक्सेबल भी है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये देखो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस फंड का स्ट्रक्चर देखिए आप, इस फंड का स्ट्रक्चर देखो, ये फंड का पैसा कितना पैसा है इसमें अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। सर इस फंड में 1,500 करोड़ के ऊपर का पैसा है, एक सेकेंड, हाँ 1,656.70 करोड़ माने अप्रोक्स 1,500 करोड़ के ऊपर पैसा है, जिसका मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा हुआ है 68%, माने ये डेब्ट है। ये सरकार हमसे लोन ले रहा है सर, लेकिन डायरेक्टली नहीं ले रहा है, म्यूचुअल फंड के थ्रू से ले रहा है। सरकारी सरकारी सरकार माने सरकारी कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज या कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ रहे हो सर। तो ये पूरा फंड का मैक्सिमम पैसा डेब्ट में है 68%। बाकी कुछ इधर उधर करके कुछ मैक्सिमम कमर्शियल पेपर मैंने जो बड़ा बड़ा कंपनी से देता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट माने प्राइवेट बॉन्ड में है, मतलब जिसको डिवेंचर भी कहते हैं, और 13-14% पैसा इक्विटी मार्केट में। सर आप लोग समझ पा रहे हो ना बातें, कनेक्ट हो रहा है ना बात, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इतना बताओ सर। ये अरे सर। हाँ ये हाँ सर, ठीक है। तो ये बेसिकली फंड का एलोकेशंस होते हैं, इन्वेस्टर हमारा पैसा लेके मैंने बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी पब्लिक का पैसा लेके इस तरह से मार्केट में उनका फाइनेंस में, बेसिकली ये कंपनी की तरफ से फाइनेंस है, ठीक है, और इन्वेस्टर इनको पैसा लगाने के लिए मौका देता है, और इस तरह से फंड का एलोकेशन हो जाता है, ठीक है, इस तरह से फंड का एलोकेशन हो जाते हैं। बाकी अब फैक्ट शीट्स जब आप लोग पढ़ना सीख जाओगे आपको पता लगेगा कि अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना पैसा कहाँ कितना लगा के रखा है। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स का एक ओवरऑल नॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो आप मतलब दिमाग लगा सकते हो, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप मतलब बेसिकली फील कर सकते हो, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट आपके लिए एकदम मैंने क्या बोले सर, आप फील कर पाओगे बेसिकली, और कुछ नहीं। मैं वही चाहता हूँ सर आप लोगों को कि आप फील करो सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट फील करना बहुत जरूरी है। बाकी क्या है ना, क्वेश्चंस आंसर में कुछ नहीं रखा है, वो तो 2 बार प्रैक्टिस कराएंगे हो जाएगा। जैसे लास्ट कुछ क्लासेस से आप लोगों में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 2-3 क्लास देखोगे तो सिर्फ क्वेश्चन ही हुआ है। मैं ज्यादातर अभी आप लोगों को मैंने ज्यादा बोला नहीं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में ज्यादा मैं बात नहीं किया था, आज इसलिए थोड़ा सा किया ताकि बीच बीच में थोड़ा जरूरी है, नहीं तो आप लोग क्या है ना, ये जो बातें आप सुनते हो देखते हो ना, ये सब इमेज छप जाता है कौन सा कॉन्शियस माइंड पे, और ये सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है
सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट ग्रो करने में, ठीक है। फिर मैं अगर 10 सम कर रहा हूँ आपको, आप 20 सम खुद ही कर लोगे, ठीक है सर। ये सब कैलकुलेशंस, केडी का कैलकुलेशंस मैं ऑलरेडी आपको कराया, ठीक है। और ये जो इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं इसको मैं प्रैक्टिस के लिए आज शेयर करूंगा, ठीक है। आप लोग सारा प्रैक्टिस और करते रहना। अच्छा, मैं कुछ होमवर्क दिया था, चलो किसी ने होमवर्क किया है? मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ से होमवर्क दिया था। तो मुझे बता सकते हो सर, जो लास्ट क्लास किया था ऐसा कोई है क्या, कि मैंने जो होमवर्क दिया था क्या उसमें ये वाला क्वेश्चन था सर? कंसिडर ए बॉन्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, फेस वैल्यू 100, कूपन रेट 15%, पेबल एनुअली, प्राइस है 96 का, मैच्योरिटी है 4 साल का, टैक्स रेट है 30% का, फ्लोटेशन कॉस्ट है 4% का, रिडेम्पशन एंड पार है, कैलकुलेट पोस्ट टैक्स केडी। एनीवन? किसी का आंसर आया है सर? सलमान का, नील का, एनीवन? कोई बात नहीं सर, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे साथ साथ कर लो। मैं समझ गया किसी ने किया नहीं, ऐसे ही मुझे लग रहा है, प्रतीत तो वही हो रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन देखो सर। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार आपके साथ लिख रहा हूँ, आप देखो सर, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, कंसिडर बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड कंसिडर करना था आपको, इसका फीचर्स दिया था। इसका फीचर्स माने बॉन्ड का फीचर्स माने बॉन्ड का कैरेक्टर, ठीक है। बॉन्ड का कैरेक्टर, बॉन्ड बेसिकली कंपनी की तरफ से क्या है, लोन है, हमारे तरफ से क्या है, इन्वेस्टमेंट है, माने इन्वेस्टर की तरफ से। तो कंसिडर ए बॉन्ड जिसका फीचर्स है, जिसका फेस वैल्यू क्या है सर, फेस वैल्यू इक्वल्स टू 100, फेस वैल्यू इक्वल्स टू 100। सर कूपन रेट कितना है, कूपन रेट बने ये वाला सर, देख रहे हैं ना, ये देखो, दिस इज द कूपन रेट। यही इंटरेस्ट माने ये जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है ना, ये कंपनी ये कंपनी आपको अपने बॉन्ड पे इतना इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। बॉन्ड पे इतना इंटरेस्ट दे रहा है, और आप बोलोगे सर ये क्या है, सर ये एक्चुअली इसका फेस वैल्यू है 1000, और अगर ये प्रीमियम में चल रहा है तो इसका दाम थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। जिसका मार्केट में डिमांड ज्यादा हाई होता है उसका थोड़ा प्रीमियम में चलता है, जिसका डिमांड थोड़ा लो होता है उसका थोड़ा सा प्रीमियम से कम चलता है, मैंने डिस्काउंट रेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी होता है। इवन मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाया 3-4 क्लासेस में कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कि उसमें क्या पता लग जाता है, बॉन्ड सस्ता जा रहा है महंगा जा रहा है, आपको पता लग जाता है। अगर सस्ता जाएगा तो लेना है, महंगा जाएगा तो छोड़ना है। हाँ सर, सस्ता जाएगा तो लेना है, अगर मार्केट में बॉन्ड सस्ता है, ठीक है, तो लेना पड़ेगा। अगर मार्केट में बॉन्ड महंगा है तो छोड़ दो, नहीं लेना है। उसका कैलकुलेशंस में आपको सिखाया। ओके, चलिए। कूपन रेट कितना बोला था सर, 15%। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्वेश्चन में आप लोग को मैं जो शो कर रहा हूँ स्क्रीन में, ये देखो कहाँ गया भाई, दिस वन, ठीक है। कूपन रेट है 15%, और ये बॉन्ड का दाम चल रहा है मार्केट में 96, ठीक है। फेस वैल्यू 100 है पर मार्केट प्राइस 96 है। सर इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, इसका मतलब ऐसा है, ये देखो यही मैं दिखाने का कोशिश कर रहा था, किसी किसी फॉन्ट का जैसे IIFL का, ये देखो इसका फेस वैल्यू है ये वाला NF वाला रेगुलर, ठीक है, 9.0 इसका इंटरेस्ट है, 1000 टका इसका फेस वैल्यू है, पर 968.62 इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसको बोलते हैं करंट प्राइस। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, हाँ सर, दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा दिखाई दे रहा है? बस जो आपको मैं करा रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल भी दिखा दो कि भाई कहाँ होता है, ठीक है। ये चीज मेरे को बेसिकली आपको बताने का जरूरत पड़ रहा है बार बार, कि जो आप देख रहे हो सिर्फ मेरे कॉपी में नहीं या फिर इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं,
ये चीज आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है बार बार, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ दिखता है, उसके लिए मैं बता देता हूँ ना कि कहाँ दिखते हैं। तो कूपन रेट हो गया 15%। अच्छा, पेबल क्या बोला सर? पेबल क्या बोला? पेबल बोला एनुअली, ठीक है। अच्छा, प्राइस कितना बोला है? प्राइस बोल रहा है सर 96 रुपीज। अच्छा, ये मैच्योरिटी कब मैच्योर करेगा? रिमेनिंग मैच्योरिटी, तो रिमेनिंग मैच्योरिटी हो जाता है सर 4 साल, 4 इयर्स। रिमेनिंग मैच्योरिटी हो गया 4 इयर्स, ठीक है। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है सर? फ्लोटेशन कॉस्ट नॉर्मली क्वेश्चन में आपको मार्केट में तो कभी दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे आपको जो मैं फंड यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसमें कहीं पर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट का मैटर नहीं दिखेगा, बट हाँ मैच्योरिटी के बारे में पता लगता है। जैसे कौन सा बॉन्ड कितना दिन बाद मैच्योर करेगा उसका नॉलेज आपको दिख जाएगा। ये देखो 25 जनवरी 2027 को मैच्योर करेगा, ये रियल लाइफ है। NHAI का ये देखो 24 सितंबर 2028 में मैच्योर करेगा, ठीक है। ऐसा आपको रियल लाइफ में बहुत बॉन्ड मिलेगा। जैसे ये NHIT का है 2047 को मैच्योर करेगा सर। मैंने बेसिकली ये जैसे आजादी मिला था 1947 में, और ये वाला आजादी कब होगा? 2047 में। सर जिंदा रहेंगे तब तक? हाँ शायद रह लेंगे, आप लोग तो रह जाओगे, मेरे को पता नहीं सर। 2047, हाँ शायद शायद जिंदा रह जाए सर, ठीक है। 60 साल हो जाएंगे? नहीं, नहीं होंगे 60 साल, नहीं होंगे, थोड़ा कम ही रहेंगे। अच्छा तो पॉइंट ये रही है सर। तो आपको समझना पड़ेगा सर, मैच्योरिटी डेट आपको गिवन रहता है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट भी आपको गिवन रहता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ये चीज मैं लास्ट दिन भी बोला था आप लोगों को कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है। फ्लोटेशन कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जब किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को मार्केट में लिस्टेड होना होता है ना, तो उसको मार्केट, जैसे NSE में लिस्टेड है, ठीक है, तब ना जाके ट्रेड हो रहा है, तो इसको मार्केट में लाने का खर्चा, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 4% इसका फ्लोटेशन कॉस्ट बना है, मैंने जो इसका फेस वैल्यू है, आप समझ लो कि मार्केट में उसको प्लेस करने का खर्चा 4% है। आप इसके ऊपर बेस करके आपको हिसाब लगाना पड़ता है पी नेट का। ये सब कैलकुलेशन प्रीवियस क्लास में हुआ है सर। फिर आ जाता है सर रिडेम्पशन, फिर आ जाता है रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग इसको रिडेम्पशन एट पार मानेंगे। रिडेम्पशन एट पार माने पार वैल्यू में, मतलब 100 में फेस वैल्यू है तो 100 में ही ये रिडेम्पशन होगा। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि ये मार्केट वैल्यू में होगा, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू में रिडीम करना है। जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था आपको जहां पर 5% प्रीमियम में लिस्टेड हुआ था। कितने में हुआ था सर? 5% प्रीमियम में लिस्टेड हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जहां पर रिडेम्पशन का अलग वैल्यू बोल देता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो मैं भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। कैलकुलेशन क्या करना है सर? पोस्ट टैक्स केडी। सर पोस्ट टैक्स केडी, केडी माने सर कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। बहुत इजी है, कैलकुलेशन में ज्यादा झमेला नहीं है। इस तरह का कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ना आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था, ठीक है, जिसको केडी का फॉर्मूला बोलते हैं। केडी का फॉर्मूला ये सब हो चुका है, मैं थोड़ा सा जस्ट क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो उसके इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? चलो आंसर करते हैं। आंसर को कैसे करें सर? पोस्ट टैक्स केडी बोला है, मैंने टैक्स देने के बाद डिबेंचर का कॉस्ट। सर ये चीज क्या है सर? ये मैं पहले भी बोला हूँ कि ये जो इक्विटी और डिवेंचर दो टाइप का प्राणी है ना सर मार्केट में, बात को समझे प्लीज। देयर मार्केट में दो दो तरह का प्राणी, मैंने मेरे यहाँ पर बात करने का मतलब ऐसा है कि ये जो रिसोर्सेस है जहां से पैसा मिलता है, ये जो दो तरह का है, इक्विटी हो जाता है और एक डिवेंचर हो जाता है। सर डिवेंचर का और इक्विटी का कैरेक्टर में क्या फर्क है सर? जो डेब्ट होता है ना सर, ये टैक्स से पहले देना पड़ता है। मैंने सिंपल बात है, इतना सिंपल बात इतना है कि भाई बैंक से अगर लोन लोगे ना, बैंक से लोन लो, कहीं से किसी को बॉन्ड इशू करो, किसी को डिवेंचर इशू करो, खुद खाओ ना खाओ, इनका पैसा पहले दो। भाई सिंपल सी बात है, जिंदगी का बेसिक उसूल है ये।
जो लोन है, जो बॉन्ड है, जो डिवेंचर है, ये दूसरे से लिया हुआ धन है, अपना नहीं है, पराया धन है। समझ रहे सर? हिंदी हिंदी क्या हो गया सर? पराया धन। अगर पराया धन, धन बने मनी, ठीक है, कैपिटल। समझ रहे हो सर? धन बने मनी, कैपिटल। तो पराया धन अगर आपके पास है तो उसका पहले रिटर्न करना है। अच्छा, नॉर्मली अगर बैंक आपको लोन देता है, अगर बैंक आपको लोन देता है या फिर कोई किसी को बॉन्ड में पैसा देता है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं ना, या फिर हम लोग किसी प्राइवेट कंपनी को भी बॉन्ड या डिवेंचर के लिए देते हैं, तो कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा? पराया धन हो जाएगा। और पराया धन के लिए क्या है कि उसका पेमेंट पहले का। तो नॉर्मली एट ए टाइम अगर आप 10 लाख दे रहे हो ना, जैसे बैंक अगर आपको 10 लाख देते हैं, तो क्या आप नेक्स्ट ईयर उनको 10 लाख वापस कर देते हो, रिटर्न कर देते हो? हाँ सर? नहीं। नॉर्मली बैंक को इसमें लाभ भी नहीं होता। बैंक हो जाए या बॉन्ड हो जाए या डिवेंचर, नॉर्मली हमें इंटरेस्ट रिपे करना पड़ता है। तो ये जो बिफोर टैक्स का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के घर में टैक्स जाने से पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट, माने कंपनी जो अपना प्रॉफिट करता है ना, कंपनी जो अपना प्रॉफिट करता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर, ईबी। मैं पहले भी दिखाया क्लास में, मैं फिर से बता रहा हूँ, ईबीडीआईटी, ठीक है, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, या फिर ईबीआईटीटी। इसमें कॉन्सेप्ट आता है ईबीआईटीडीए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ईबीआईटीडीए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को करेंटली मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, छोड़ो अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है, इसलिए ताकि सिंप्लीफाई करते हैं। बिजनेस जो कमाते हैं ना, उसे सबसे पहले ईबीआईटी कहते हैं। ईबीआईटी का मतलब क्या सर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले, इससे पहले हजारों बार इसका बात करता रहता हूँ, ठीक है, हर क्लास में आप सुनो यही बात, पचर 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 करके थका देता हूँ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर खुद ही पचर पचर करते हो और खुद ही बोलते हो। हाँ सर, मुझे पता है ना, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या है ना सर, ये बिजनेस का पहला प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे लोगों का पहला पहला प्यार होता है ना, सर पहला प्यार मतलब लड़का लोग सिर्फ लड़की सोच रहे हैं, लड़की मैंने लड़का सोच रहे नहीं। पहला प्यार बहुत कुछ हो सकता है। जैसे दर्द क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो उसका पहला प्यार क्रिकेट है, ठीक है। अभी सीएमए कर रहा है तो उसका दूसरा प्यार सीएमए हो गया। ऐसा है सर। तो बिजनेस का पहला प्यार हो गया ईबीआईटी, ठीक है। बिजनेस का पहला प्रॉफिट है ये, प्यार नहीं प्रॉफिट है, ठीक है। इस प्रॉफिट से बिजनेस को सबसे पहले ना ये इंटरेस्ट डिबेंचर का कॉस्ट देना पड़ता है। इसको कहते हैं इंटरेस्ट। ये जो आई है, ये आई बिलोंग्स टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट दे दो भाई, यही आपसे उम्मीद करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट दे दो आप। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स वाला पूछा। अच्छा, इक्विटी वाले का क्या है? सर इक्विटी का बिफोर टैक्स नहीं है, ये आफ्टर टैक्स आइटम है। क्यों? सारे लोगों को पैसा देने के बाद, मैंने दूसरे लोन का पराया धन का इंटरेस्ट देने के बाद, पराया धन का इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट पराया धन होते हैं, समझ रहे हो सर? पराया, पराया माने जो अपना नहीं है, पराया धन, ठीक है। पराया धन का इंटरेस्ट दे दो, सरकार का टैक्स दे दो, पी फॉर टैक्स, सरकार का टैक्स दे दो, फिर अगर कुछ बचता है तो इक्विटी को मिलता है। तो वो बिजनेस के एंगल से देखो तो इक्विटी का कॉस्ट है, जितना परसेंटेज का डिविडेंड इक्विटी वाले को देना पड़ता है। आगे आगे मैं कैलकुलेशन इक्विटी का भी सिखाऊंगा, बहुत जल्दी आने वाला हूँ सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम लोग बहुत जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बार बार बता रहा हूँ सर, कॉन्सेप्ट में खो जाओगे मुश्किल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में जिंदा रहना है। ओके, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हमें पोस्ट टैक्स चाहिए, तो पोस्ट टैक्स के लिए क्या करना है? आई इंटू वन माइनस टी करना है, आई इंटू वन माइनस टी, ठीक है। सर आई इंटू वन माइनस टी क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिया था। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना था? 15%। 15% जो दिया है ना, कूपन रेट माने इंटरेस्ट, तो ये 15% एक्चुअली बिफोर टैक्स है, ये 15% एक्चुअली बिफोर टैक्स है। तो 15% जो दिया है ये एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो कुछ नहीं बोला मैंने, आप समझ लो कि ये बिफोर टैक्स है। तो हमें इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है। तो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने का ये है फॉर्मूला, आफ्टर टैक्स एडी, एडी माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट, आई इंटू वन माइनस टी। तो 15 इंटू वन माइनस जो टैक्स रेट चल रहा है। सर टैक्स रेट कितना चल रहा है? क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट टैक्स। नहीं, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, क्वेश्चन में बोला हुआ था। अगर आप लास्ट दिन का क्वेश्चन देखोगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा, ये रहा 30%। ये सबको मैं व्हाट्सएप कर दिया था, 30%।
सर 30% इज टैक्स रेट, तो लिख लो यहाँ पर साइड में कहीं। टैक्स रेट इक्वल्स टू 30%, ठीक है। अच्छा अब इसको कन्वर्ट करो सर, अब इसे कन्वर्ट कर दो कि 15 इंटू 1 माइनस टी, 15 इंटू 1 माइनस टी, टी कितना, टी कितना है रे होगा, 30% टैक्स है तो 1 माइनस 0.3 होगा ना, 1 माइनस 0.3। सर 0.3 क्यों, क्योंकि टैक्स 30% है, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 0.3 आएगा ना, 30/100 करोगे तो 0.3 आएगा ना, तो 15 इंटू 1 माइनस 0.3 तो कितना हो जाता है, 15 इंटू 0.7 तो कितना हो जाएगा 10.5%। तो जो आपको 15% बिफोर टैक्स लग रहा था वो टैक्स देने के बाद 10.5 हो जाएगा। बोलो सर ये रेट है, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये बस आपने आफ्टर टैक्स केडी का बने इंटरेस्ट निकाल दिया। मुझे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, मुझे इतना बताओ। ऐसे तो ये प्रीवियस क्लास का ही रिवीजन चल रहा है, माने बेसिकली जो हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन हो रहा है। होमवर्क सॉल्यूशंस, हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, बोलो। कोई तो बताए सर, हाँ ना कुछ तो बोलो सर। हाँ सर। हाँ दर्श ने तो किया ही नहीं, दर्श हाँ बोल रहे हैं, बाकी लोगों का क्या खबर है। नहीं सर, एक क्लास की है तो स्टार्टिंग वाला। अच्छा स्टार्टिंग में किया था ना, अच्छा मैं क्योंकि मैं हर क्लास में एक ही बात रिपीट करता रहता हूँ बार बार। चलो अच्छा है, ये रिपीट करने का फायदा है। अच्छा तो 10.5% इधर आ गया। अब क्या करना है सर, अब एक्चुअली हमें ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को, अब ये निकालो सर कि केडी कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है, मैंने केडी का वैल्यू चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ना गिवन था, क्या क्या गिवन है, जैसे मानो रिडेम्पशन वैल्यू गिवन है, रिडेम्पशन वैल्यू इज 100, एफ इक्वल्स टू रिडेम्पशन वैल्यू, एफ का मतलब होता है रिडेम्पशन वैल्यू, ये मैं एक्चुअली सर लिखा के रखा हूँ पहले के क्वेश्चन में, एफ माने रिडेम्पशन वैल्यू। अच्छा पी नेट माने बेसिकली जो मार्केट में शेयर का बॉन्ड का दाम चल रहा है ना, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट से माइनस कर दो, तो ऐसा करो P इंटू 1 माइनस एफ, ठीक है, P इंटू 1 माइनस एफ, इसका मतलब ऐसा है कि P का वैल्यू कितना हुआ सर, P माने प्राइस ऑफ द बॉन्ड दैट इज 96, 1 माइनस एफ माने 1 हो गया टोटल, और इसको ना फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में, फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया था, सर ये सब क्या आ गया, आज मैं थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट का एक चीज यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है कि इसको स्केल को हटाना पड़ेगा सर। ठीक है, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, 15 इंटू 0.75, नहीं ये तो 5 कहाँ से उठ के आ गया, ये कहाँ था 5, इसका 5 है, नहीं अच्छा ठीक है सर, फ्लोटेशन कॉस्ट 4% का है, फ्लोटेशन कॉस्ट 4% का है, इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप यहाँ से 0.4 को माइनस कर देते हो, माने बेसिकली 1 माइनस अगर आप 0.96 कर देते हो तो आपको मिल जाएगा, माने 4% आपका कॉस्ट है, तो 1 से 4 चला जाएगा तो बचेगा क्या,
अच्छा मैं ऐसा भी करो, आप इसको दूसरे एंगल से भी लिख सकते हो। एक सेकेंड, एक से आप 0.4 को निकालो, मैं 4% तो मैंने 4/100 0.04, 4/100 करो, 4/100 करो तो आपको पता लगेगा कितना परसेंटेज है। सॉरी, 4/100 0.04, ठीक है। अब एक से अगर आप 0.01 माइनस 0.04 हो गया तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.04 मैंने आपका 0.96 हो जाता है। तो 96 इंटू 0.96, 92.16, ये समझ में आया सर। 96 इंटू 0.96 इक्वल्स टू करने से आ जाएगा सर 92.16। ये हो जाएगा आपका पी नेट। पी नेट माने इस पर्टिकुलर बॉन्ड को मार्केट में, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को मार्केट में लाने का खर्चा। समझ रहे हो सर? हेलो, माने अल्टीमेटली आपका बॉन्ड का मार्केट में दाम इतना चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दाम तो 96 चल रहा है, लेकिन क्योंकि 4% तो इसका कॉस्ट पड़ गया है ना सर, 4% तो इसका कॉस्ट पड़ गया है, तो वो 4% का जो कॉस्ट इसका लग गया तो अल्टीमेटली आपका दाम गिर गया, तो 4% का कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो पी नेट हो जाता है आपका, माने नेट प्राइस। पी नेट का मतलब क्या है, पी नेट का मतलब क्या है सर? पी नेट का मतलब है नेट प्राइस, ठीक है। ये है पी नेट का मतलब, मैंने उसका खर्चा निकाल के उसका एक्चुअल दाम कितना आ रहा है, तो 92.16। अच्छा आगे का खेल देखो, तो आपका मैच्योरिटी कब है सर? आपका मैच्योरिटी कब है? 4 साल बाद, तो इधर लिख दो 4 इयर्स। तो जो डेटा हमें केडी के लिए चाहिए था ना, हमें मिल गया। अब ना बस मैं यहाँ पर केडी का फॉर्मूला को पुट करूंगा। सर केडी का फॉर्मूला क्या है? सर केडी का फॉर्मूला है आई इंटू 1 - टी, ठीक है, प्लस एफ माइनस पी नेट डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय, ये सब लिखा हुआ है पहले ही। ऐसे तो मुझे इतना बात बोलना नहीं चाहिए जितना मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पहले मैंने करवाया, फिर जाके मैं 5 मिनट में भी इसको सॉल्व करवा सकता था। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर भी आप लोग भूल जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो 1 - i × 1 - टी करके मैंने i × 1 - टी मैंने ये वाला वैल्यू सर, जो ऑलरेडी हम लोग पहले ही निकाल रहे थे 10.5, ठीक है। ये 10.5 को बस हम लोग पुट कर देंगे, सारा डेटा निकल गया सर, कॉपी चेक करो अपना, 10.5 निकल चुका है। इसमें प्लस कर दो आप एफ माइनस पी नेट, एफ माने रिडेम्पशन वैल्यू जो कि 100 का है, ठीक है। यहाँ से आप माइनस कर दो पी नेट का जो कि 92.16 है, डिवाइडेड बाई आप करो एन, एन माने 4, ठीक है, एन माने 4, होल डिवाइडेड आप करो 100 प्लस 92.16 डिवाइडेड बाई कर दो 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करने से आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा सर आपका 12.97%, 12.97। बोलो सर। मैंने बेसिकली ये 12.97 क्या है, व्हाट इज दिस 12.97? सर दिस 12.97 इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, माने डिवेंचर जो मार्केट से उठाया जा रहा है ना सर, ठीक है, इसको मार्केट से उठाने का खर्चा, माने 100 रुपया उठाने के लिए 12 टका 97 पैसा खर्चा हो रहा है। फॉर एवरी 100 रुपीज कंपनी रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, दे नीड टू पे 12.97 रुपीज एनुअली फॉर एवरी 100, हर 100 रुपए के लिए। अब 1 लाख का करेगा तो उसके हिसाब से, 10 लाख करेगा तो उसके हिसाब से, 10 करोड़ करेगा उसके हिसाब से। बताओ, समझ में आ रहा है सर? लिख लिया आप लोगों ने? रवि, सनोन, दर्श, यस। नील, বোঝা যাচ্ছে? शालिनी, बोलो सर। सनोन समझ में नहीं आ रहा है क्या? नील,
यस सर। हाँ सर। ओके, आ गया सबका 12.97 आ गया। ओके सर, अब क्या करें सर? अब हम लोग कुछ एक नया कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, ठीक है? अब एक न्यू कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। मतलब लास्ट दिन जो कॉन्सेप्ट था वो कर लिए सर, अब एक न्यू कॉन्सेप्ट में बात होगा। सर कॉन्सेप्ट क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट का नाम लिखो सर, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है? नोट को कंटिन्यू करो, जैसे हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे थे उसी तरह से ये भी कंटिन्यू करेंगे। बट आप इस एक नाम लिखो सर, बीच बीच में ये हाथ जो आता है वो कहाँ गायब हो जा रहा है? ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज एक्चुअली जैम में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो मैंने सोचा कि इससे करा देते हैं, पर ये तो मेरा हैबिट नहीं है बोल के दिक्कत हो रहा है, सॉरी सर। अच्छा हेडिंग करो सर, नोट्स कंटिन्यू बोलिए, नोट्स कंटिन्यू। इसमें आप लिखिए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। जैसे आपको मैं बॉन्ड के बारे में तो आइडिया दे दिया, केडी के बारे में भी आइडिया दे दिया, पर कुछ और भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं जिसका आइडिया देना बाकी। सर एक बॉन्ड है, शायद आप लोग कभी नाम सुने नहीं होंगे, ऑब्वियस बात है। इसका नाम है सर परपिचुअल बॉन्ड। क्या नाम है बॉन्ड का? परपिचुअल बॉन्ड। परपिचुअल बॉन्ड सर क्या होता है? लिखो, मैं बताता हूँ ना। इट इज अ बॉन्ड, इट इज अ बॉन्ड which is redeemed, which is sorry, which is irredeemable basically, which is irredeemable। यानी इसको रिडीम नहीं किया जा सकता, इसको which is irredeemable and will not be redeemed, which is irredeemable, इसका मतलब है will not be redeemed। सर मतलब क्या होता है? which will keep for paying, which will keep for paying coupon amount forever, कूपन अमाउंट फॉर एवर, ठीक है? चलता रहता है। सर कैसे होता है ये चीजें? जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था ना, काफी सारे कंपनीज हैं जो अपना बॉन्ड का जो कूपन है वो देते रहते हैं, है ना? ये जो दिखा रहा था मैं आपको, ये जो कूपन वैल्यू है ये देते रहते हैं। यहाँ पर चीज वही है, आपको बस ये समझना है, ये जो कूपन का इंटरेस्ट है ना ये चलता रहता है। ये जो कूपन का इंटरेस्ट है ये चलता रहता है। कंपनी का क्लेम यही है कि परपेचुअल बॉन्ड का, कंपनी का क्लेम नहीं, परपेचुअल बॉन्ड का कैरेक्टर ये है कि इसका जो कूपन अमाउंट है वो फॉरएवर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। सर कौन सा कंपनी इशू करता है? अभी बोलिए, हम लोग अभी जाके खरीद लेंगे। आप लोगों के मन में अगर ऐसा चल रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ऐसा बहुत कम कंपनी करता होगा रियल लाइफ में आजकल।
तो इसमें ना आप यहाँ पर फिर से हेडिंग करो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। दो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा जानना होता है सर, कि ऐसे पर्टिकुलर बॉन्ड जो खरीदने के लिए जाएगा, ठीक है, और जो कंपनी इशू करेगा, दोनों एंगल समझना चाहिए, जो मैं आपको बार बार फोकस करूं। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू पहले समझे, फिर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझेंगे। तो स्टेज 1 में इसका दो हिस्सों से आप इसको बांट दो, इसको आप दो हिस्सों से बांट दो। जब बॉन्ड इशू होता है ना, तो उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ये मैं आपको पहले भी दिखाया। उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है IV0। तो जो परपिचुअल है, इसका फॉर्मूला ये होता है सर, कूपन अमाउंट, जो इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है कंपनी, उसको आप आपके रिक्वायर्ड रिटर्न से डिवाइड करो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, RE मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर भूल जाओगे तो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कूपन अमाउंट से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करना पड़ता है, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है दिस काइंड ऑफ बॉन्ड का। पहले आपको मैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया नॉर्मल बॉन्ड के केस में, ठीक है, जो प्लेन वैनिला बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हो गया परपिचुअल बॉन्ड, ये परपिचुअल बॉन्ड है, मैंने इसका जो इंटरेस्ट है कंपनी आपको कभी कम मतलब बंद नहीं करेगा, देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। ये पर्टिकुलर डिबेंचर या बॉन्ड कभी रिडीम होगा ही नहीं, रिडेम्पशन होगा ही नहीं इसका। कंपनी कभी भी आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल रिपे नहीं करेगा, वो बस आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। आजकल ऐसा नॉर्मली इतना पॉपुलर नहीं है ये कॉन्सेप्ट, बट ये भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका भी एक फॉर्मूला है, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। इसमें लिखो P0 माने P और उसके नीचे थोड़ा सा जीरो होगा, ठीक है, मैंने करंट प्राइस को जीरो से डिनोट करते हैं सर। ये सब फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल यूज है, आप लोग धीरे धीरे आदत हो जाएगा। P ऐसे नीचे थोड़ा सा जीरो माने करंट ईयर, जीरो माने करंट ईयर। कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय I, कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय I माने जितना इंटरेस्ट होगा उसको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करेगा तो करंट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी वैल्यूएशन मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप इंटरेस्ट भी निकालना चाहोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। अगर आप I का वैल्यू निकालना चाहोगे तो I इक्वल्स टू कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय P0 करके निकाल सकते हो। सर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, वेट एंड वॉच, अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना समझ जाओगे। फिलहाल ये फॉर्मूला है, इसको जस्ट एज ए फॉर्मूला आप इसको प्लीज ये करके रखो, ठीक है। एज ए फॉर्मूला आप इसको जस्ट पॉइंट आउट करके रखो। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके ऊपर वाला ये P0 इक्वल्स टू कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय I, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। लिख लिया सर यहाँ तक? ऐसे भी आज मैं थोड़ा स्लो ही जा रहा हूँ सर, क्योंकि आज मेरे को ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मेरा हाथ पकने में टाइम लग रहा है, बिकॉज नॉर्मली मैं जैमबोर्ड यूज करने का आदत है हम लोगों को, लेकिन आज मेरा जैमबोर्ड ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं बोला चलो क्लास थोड़ी ना लेट करना चाहिए, तो व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे, ऐसे आदत हो जाएगा तो ये भी अच्छा है। स्टेज 2, अच्छा, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू देखो। कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू देखो सर, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना पड़ता है, कंपनी को क्या है, मार्केट से पैसा चाहिए,
तो वो भी इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो प्रूव करना चाहेगा, माने जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा जा रहा है, इसका एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। तो कंपनी को ना पी नेट चेक करना चाहिए। पी नेट कैसे चेक होगा, मैंने करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड वैसे चेक करता है। कूपन अमाउंट मैंने जो कूपन रेट है उसको 1 माइनस टी करते हैं, टैक्स से माइनस करते हैं, फिर उसको होल डिवाइडेड बाई केडी कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से डिवाइड कर देते हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से ना आपको केडी मिल जाएगा, यानी केडी ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉन्ड मैंने जो परपेचुअल है उसका फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई पी नेट करके। ये जो बस कुछ नहीं हो रहा है सर, इस फॉर्मूला को अगर आप थोड़ा सा तोड़ोगे ना, तोड़ने का मतलब सिंप्लीफाई करोगे, यानी पी नेट इक्वल्स टू अगर ये होता है, if p net equals to, just try to understand चल क्या रहा है, if p net equals to coupon amount into 1 minus t divided by kd, ठीक है, तो फिर kd equals to, तो फिर kd equals to coupon amount by p net, है ना, आराम से हो जाएगा। kd equals to coupon amount by p net। अच्छा 1 माइनस ये देना भूल गया ना, सॉरी 1 माइनस टी देना भूल गया, कूपन अमाउंट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई पी नेट। सर यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, प्लीज सर किसी का आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज बोलो। अच्छा आप लोगों को स्क्रीन देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? हाँ सर, हाँ सनो नील बोलो सर, दर्श स्क्रीन देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा अलग स्क्रीन में पढ़ रहे हैं, तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना मैंने आंखों में या नहीं फिर? सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा सर। ठीक है सर। नॉर्मली हम लोग जाम में करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा टेक्निक अलग होता है, आज मैंने थोड़ा सा ये वाला ओपन कर लिया तो चल रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा, तो ये हो गया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी काम आएगा। चलो क्वेश्चन करो, देखो सर फटाफट आपको समझ में आएगा कि जो परपेचुअल बॉन्ड होते हैं उसका कैसे होता है कंपनी की तरफ से और इन्वेस्टर की तरफ से खेल। चलो जरा एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल के बदल अच्छा, कंसिडर ए परपेचुअल बॉन्ड, कंसिडर अ परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल, परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, चलते जाए कभी बंद नहीं होगा, परपेचुअल। कंसिडर ए परपेचुअल बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। 1000 का बॉन्ड का फेस वैल्यू है, ठीक है, 1000 का बॉन्ड का फेस वैल्यू है। चलो बढ़िया है सर, कूपन रेट भी दे दिया है, देगा ही देगा 12%, अच्छा है, कूपन रेट है 12%। मार्केट प्राइस बोला है सर, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 970, जिसका फेस वैल्यू 1000 है वो मार्केट में 970 में चल रहा है, मैंने थोड़ा कम ही चल रहा है दाम उसका। अच्छा और क्या बोला, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट, मैंने मार्केट में बॉन्ड को लाने का खर्चा, फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे शेयर वगैरह लाता है तो फिर उसका मार्केट में एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करता, वही सब खर्चा है फ्लोटेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में खर्चा हो जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज
2%, ठीक है। टू परसेंट, ठीक है। कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि ऐसा डेब्ट का कंपनी के लिए कितना खर्चा पड़ जाएगा मार्केट से पैसा रेज करने में पर 100 रुपए में, हर 100 में कितना खर्चा। आजकल ये देखो, ये 100 में कितना है ना, ये बहुत जरूरी चीज होता है। 100 में कितना, 1000 में कितना, लाख में कितना, ठीक है, ये जान जान जाओगे ना तो बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। आजकल देखना, होम लोन चलता है बैंक की तरफ से, तो बैंक किस तरह से लिखता है, ठीक है, होम लोन चलता है ना, तो उसका बैंक लिखता है 1 लाख में कितना इंटरेस्ट है, आपको परसेंटेज में नहीं बोलता है, वो 1 लाख में कितना देना पड़ेगा ऐसा लिखता है। देखोगे भी होम लोन का एडवर्टाइजमेंट, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखे नहीं हो तो दिखाना पड़ेगा। किसका देखा जाए, HDFC मानो होम लोन, ठीक है, जस्ट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बोला है 8.35% पर annum, लेकिन आपको ऐसा भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, ये 8.35 को 835 ऐसा करके दिखाएगा। ये 835 का क्या मतलब है, वो 1 लाख पे 835 ऐसा करके दिखाता है, 1 लाख पे 835, ठीक है, ऐसा करके भी आपको दिखाता है। तो मेरे को दिखता है, बट हमेशा कहीं तो देखा था, कहीं तो देखा था 6.65, 6.65 से परसेंटेज दिखा रहा है, बट आपको बहुत बार ऐसा दिखता है, मुझे भी दिखता है, पता नहीं आज क्यों नहीं दिख रहा है, बट ऐसा दिखता है, ईमेल वगैरह में करता है, 1 लाख पे 819 ऐसा करके आपको दिखा देगा। अब आप सोचने में पड़ जाओगे, अच्छा मतलब 1 लाख में 819 ही तो भरना है, अब आप जितना करोगे उसके हिसाब से आपके परसेंटेज वो लोग कैलकुलेट कर देता है। सो इट्स अ यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंस, ठीक है, मतलब आपको समझाता है कि भाई इतना पर खर्चा पड़ेगा, अब कस्टमर को जो समझ में आए। तो जो भी हो, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट, टेकिंग टैक्स रेट एट 30%। लिख लिया क्वेश्चन, हाँ सर, चलो अगर लिख लिया तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है सर, क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसका आंसर की तरफ गौर करें, बोलो क्या आंसर आएगा। माने बेसिकली ये जो कंपनी मार्केट से बॉन्ड इशू करेगा, परपेचुअल बॉन्ड, कंपनी को कितना खर्चा पड़ेगा ये आपको पूछ रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि परपेचुअल बॉन्ड है, मानी ये कभी भी रिडेम्पशन नहीं होगा, इसका जो ओरिजिनल ओनर जो जितना पैसा देगा वो कभी भी उनको वापस नहीं मिलेगा, बस हमेशा इंटरेस्ट मिलता जाएगा। इन्वेस्टर को हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू कभी रिपे नहीं होगी जितना दिन जिएगा। मैंने बेसिकली आप लिख सकते हो जब तक है जान, जब तक है जान, ठीक है, ये जब तक है जान वाला टाइप का है, ठीक है। तो यूजिंग केडी, अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर केडी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यूजिंग केडी, परपेचुअल बॉन्ड का केडी का फॉर्मूला क्या है सर, अभी अभी मैं आपको लिखाया फॉर्मूला, कूपन अमाउंट इंटू 1 - t होल डिवाइडेड बाय पी नेट। बस आपके पास सारा चीजों का जवाब है, देखो कितना है, कितना है सर, बोलो। कूपन अमाउंट कितना है, कूपन माने इंटरेस्ट रेट 12% है ना,
कूपन माने 12%, तो 12% का आप एक काम करो, 1000 का 12% कितना होता है? ये 1000 टका आपका क्या है बोले तो फेस वैल्यू है, ये आपका रिडेम्पशन वैल्यू है। ये जब रिडेम्पशन होगा इंटरेस्ट कितना देगा? 1000 का 12% कितना होता है? 120। तो 120 टका आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, लेकिन इसे आपको टैक्स में कन्वर्ट करना है, माने माने टैक्स के साथ एडजस्ट करना है। तो 120 टका मिलेगा, पर उसमें आपका 30% टैक्स है, 30% आपका टैक्स है। तो 120 का एक काम करो, 120 इंटू 1 माइनस टैक्स करो, 120 इंटरेस्ट है, आई इंटू 1 माइनस टैक्स करो, तो आपका आ जाएगा 120 इंटू 1 माइनस 0.7, सॉरी 0.3, ठीक है, 30% टैक्स है। तो 120 इंटू 0.7, मैंने डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, बट जिसको समझ में नहीं, अगर मैं डायरेक्ट 0.7 करता, कोई बोलता सर कहाँ से 7 ला दिए? सर 1 टका में से 30 पैसे मेरा अगर अगर टैक्स चला जाता है, तो फिर बचता क्या है? 70 पैसा, 70 पैसा। इसीलिए 0.7, 120 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा सर? सर 8.4, सॉरी 84। 120 का 70% कितना हो जाता है? 120 का 70% कितना हो जाएगा सर? 84 होगा, 84 करके देखो, 84। सर ये 84 हमारा हो गया कूपन अमाउंट इंटू 1 माइनस टी, कूपन अमाउंट 120 इंटू 1 माइनस टी। तो ये अपर वाला हिस्सा हमारे न्यूमरेटर निकल गया सर, 84। पी नेट कितना है? पी नेट कितना है सर? पी नेट बने, पी नेट बने, पी नेट बने सर शेयर का मार्केट प्राइस और 2% का फ्लोटेशन। तो 2% का फ्लोटेशन माने मार्केट में बॉन्ड को फ्लोट करने का खर्चा 2% है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 970 टका का बॉन्ड है, इसको 2% अगर फ्लोट में चला गया तो बचा कितना? 98। तो इंटू 0.98 करो ना, 970 इंटू 0.98, पी नेट निकल के आ जाएगा। माने एक्चुअली 2% अगर फ्लोट में हो जाता है तो फिर बचता कितना है? 98%। तो ये है सर, तो 84 डिवाइडेड बाय 970 इंटू कितना है? 0.98, 950.6। ओके, 950.6। तो इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करो, 84 बाय 950.6 कितना रहता है? 0.0888। इसको इंटू 100 करना है सर, क्योंकि परसेंटेज में लाना है। 8.84, 8.84%। मैंने बेसिकली ये क्या आंसर आया सर? दिस इज योर आंसर। ये आंसर क्या कहता है? 8.84 क्या कहता है सर? ये केडी है, ये केडी है। क्या केडी सर? किस बात का केडी सर? ये आपका परपेचुअल बॉन्ड का कॉस्ट है। माने अगर आप परपेचुअल बॉन्ड कंपनी की तरफ से बात को समझे सर, कंपनी की तरफ से, कि अगर मार्केट से कंपनी बॉन्ड को रेज करता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सर जरा, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया सर? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू वाला फॉर्मूला यूज किया, कूपन अमाउंट इंटू 1 माइनस टी बाई पी नेट। कंपनी अगर मार्केट से बॉन्ड को इशू करता है तो कंपनी को पर 100 रुपीज के पीछे 8.84 खर्चा करना पड़ेगा, अगर बॉन्ड का फीचर्स ऐसा है। इफ द फीचर ऑफ द बॉन्ड इज लाइक दिस। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে? हेलो, तब इतना चुपचाप रहने से मुझे कैसे समझ में आएगा? हाँ दर्श, नील, Yes, sir. रवि, सनोन, शालिनी, बोलो सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या? बेसिक समय बहुत धीमा धीमा चल रहा हूँ सर, बिल्कुल नहीं हड़बड़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी इनिशियल स्टेज में जल्दबाजी करूंगा, फिर आगे जाके फाइनेंस आपको बहुत तंग करेगा। फाइनेंस का जो कैलकुलेशंस होता है ना, वो तो टफ नहीं होता है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट कैलकुलेशन वाइज मुश्किल नहीं होता है।
ये कॉन्सेप्ट वाइज लोगों को मुश्किल लगता है, लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता। और मैं आपको वही कोशिश बार बार, इसलिए मैं आपको बार बार ना वो ज्ञान जो मारता रहता हूँ ना, मैंने स्टार्टिंग में ये है वो है ये है वो है, ताकि आपको मैं रियल फील दे पाऊँ। नहीं तो क्वेश्चन तो देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ के करना क्या है यही आधा से ज्यादा लोग समझ नहीं पाते। कैलकुलेशन में क्या है, कुछ नहीं, कुछ बेसिक फॉर्मूला यूज करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशंस डिवाइडेशंस इस तरह से। दैट इज नॉट अ बिग डील। वो तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बेसिक 5-7 का नॉलेज रहने से भी हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है सर, ये चीज बॉन्ड क्या है, 1000 टका का फेस वैल्यू क्या है, कूपन रेट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, टैक्स रेट क्या है, क्या सब कनेक्शन क्या है, इनके सब एक एक के बीच में रिश्ता क्या है, ये सब के बीच में रिश्ता नाता क्या है, यही सब समझना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। बार बार बोल रहा हूँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, रट्टू तोता की तरह रटते रहोगे, फंस जाओ। ओके सर, और एग्जांपल दे, और भी एग्जांपल चलो। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी करके बताना सर। कंसिडर ए बॉन्ड, कंसिडर ए परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है, कंसिडर ए परपेचुअल बॉन्ड with following feature. With following feature. Face value 1000, price 1100, मैंने सर प्रीमियम में चल रहा है, फेस वैल्यू 1000 टका पर प्राइस 1100, मैंने मार्केट में दाम ज्यादा चल रहा है, जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में एनएससी के साइड में दिखा रहा था। फ्लोटेशन, फ्लोटेशन इक्वल्स टू 2%, कूपन रेट इक्वल्स टू 15%, ठीक है, कूपन रेट 15%, टैक्स रेट equals to 30%, टैक्स रेट 30% सर। समझ गए, टैक्स रेट 30%, बस कैलकुलेट करके बताऊं, कैलकुलेट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, बस इतनी सी बात है। बोलो केडी चाहिए, केडी परपेचुअल बॉन्ड है, केडी कैलकुलेट करना है, हो जाएगा सर, अभी हो जाना चाहिए। कूपन अमाउंट into 1 minus t और डिवाइडेड बाई यूनिट। क्या ही काम है, कुछ काम है इसमें। कूपन अमाउंट कितना बोला है सर, कहाँ से पता करोगे सर, 1000 का बॉन्ड है, 1000 का बॉन्ड है, रेट 15% है, तो 1000 का 15% कितना है, 1000 का 15% कितना है, 150 होता है, 150 होता है, 150 को इंटू कर दो 1 माइनस टैक्स के साथ, सर टोटल है 1, टैक्स है 30%, तो 0.7 होगा ना, मैंने टैक्स 30% चला जाएगा तो बचेगा कितना, 70%, तो 150 इंटू 1 माइनस 0.7 करोगे तो 1 माइनस टी वाला आ जाएगा। फिर यहाँ से पी नेट चाहिए, पी नेट आपका मार्केट में चल रहा है 1100 का प्राइस है ना,
मार्केट में चल रहा है 1100 का प्राइस और फ्लोटेशन में 2% का खर्चा है, मैंने 1100 इंटू 0.98, 1100 इंटू 0.98, बस इतनी सी काम है और क्या। तो करो, हो गया। सॉल्व करें सर इसको, आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 150 इंटू 0.7 करके, ओ सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दिया सर, 1 सर माइनस ये टी। टी मतलब, हाँ सर, टी मतलब, टी मतलब टैक्स। तो सर टैक्स 0.3 नहीं हो हाँ वही तो मैं गया। सोचूं, गलत हो गया ना, सॉरी, 0.3 होगा, थैंक यू सर, 0.3 होगा, गलती से हो गया सर, थैंक यू सर। इतना देर से आप लोग टी का मतलब पूछ रहे हो मुझे, मैं बार बार तब से करे जा रहा हूँ टी फॉर टैक्स, टी फॉर टैक्स, और प्रीवियस क्लासेस में कितना बार बोल के रखा सर, एक बार करो। 1 माइनस 0.3, तो ये हो गया 150 इंटू 0.7, ठीक है। तो 150 इंटू 0.7 माने आपका हो जाएगा 105, 105, और इधर 1100 इंटू 0.98 माने हो जाएगा आपका 1078 नेट प्राइस। तो 105 बाई 1078 करके देख लो एक बार, नहीं तो मैं, आप लोगों को क्या भरोसा नहीं है, आप लोग जानते हो ना, मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग भी नहीं करोगे, फिर अगर मेरा बाई चांस कैलकुलेशन गलत तो आप लोगों का भी गलत रहे। 1100 इंटू 0.98, 1078, ठीक है। अब क्या करना है, 105 से डिवाइड कर दो 1078 को, इसको इंटू कर देना 100, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 9.74। दिस इज योर दिस इज योर कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है। बोलो सर, यहां तक बात समझ में आ गया। बस एक बात का ध्यान रखना, ये तो मैं दोनों ही क्वेश्चन कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी देगा, बस आपको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू का फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा झमेला कुछ नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जो जो मैं आपको हाईलाइट किया, अब बस हाईलाइट को ख्याल करें, जो जो चीज में हाईलाइट किया आप बस उसे ख्याल करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और भी करते हैं सर, एक अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, ये हो गया परपेचुअल बॉन्ड। आप लोगों को मैं और एक बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सर कितना तरह का बॉन्ड होता है सर, एक तो सिंपल बॉन्ड है जो सबसे पॉपुलर है, इसको प्लेन वैनिला बॉन्ड बोलते हैं। प्लेन वैनिला मतलब उसका फीचर सिंपल होता है, जैसे आपको प्रीवियस 3 क्लासेस में ही सब बॉन्ड में बात चल रही है, आज मैंने आपको एक न्यू बॉन्ड बताया, दैट इज परपेचुअल बॉन्ड। अभी और एक बॉन्ड के बारे में बात करूंगा, अभी और एक बॉन्ड के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। अभी जो जिस बॉन्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका क्या नाम है, जीरो कूपन बॉन्ड, समझ रहे सर, जीरो कूपन। फिर ये कैसा बॉन्ड है सर, ये सब अजीब सा बॉन्ड है, लेकिन क्या है ना सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट में यूज होता है, आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन एग्जाम में भी पूछते हैं। सर इट इज ए बॉन्ड, लिखो सर, पहले तो इसका कैरेक्टर तो लिखो, कैलकुलेशन में क्या है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। इट इज ए बॉन्ड विच डज नॉट हैव एनी कूपन, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसका कोई कूपन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया सर, सर मतलब बहुत सिंपल है, ये जो आपको देख रहे हैं ना कूपन रेट, जीरो कूपन बॉन्ड में ऐसा कोई रेट नहीं होता, जीरो कूपन बॉन्ड में ऐसा कोई रेट नहीं होता, समझे कि नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड में ऐसा कोई रेट नहीं होता, ठीक है। इट इज अ बॉन्ड विच डज नॉट हैव एनी कूपन, कौन बिना बॉन्ड सर, तो फिर लोग खरीदेगा क्यों, बिना इंटरेस्ट का बॉन्ड खरीद के क्या फायदा। नहीं सर, अगर इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं बता रहा है ना, तो हाथ मैंने वो बोलते हैं ना, नाक सीधा नहीं दिखा रहे, घुमा के दिखाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा नाक नहीं दिखाता है तो क्या करता है, नाक को घुमा के दिखाओ। तो इट इज इट इज इश्यूड, इट इज
इट इज इशूड, लिखो issued at discount and redeemed at par. डिस्काउंट में इशू करेगा और पार में रिडीम कर देगा। मानो बॉन्ड का दाम 100 टका है, उसको इशू पहले ही इशू करेगा आपको 80 में या 85 में या 90 में। 90 में इशू कर दिया, 100 का चीज 90 में दिया, मैंने 10% डिस्काउंट में दे दिया, है ना। तो 100 का चीज 10% डिस्काउंट में 90 में दे दिया, फिर जब आपको वापस करेगा तो 100 उसको फिर से 100 में आपको पैसा देगा। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, समझे। इसका भी फॉर्मूला का स्टेज होता है, लिख लो। स्टेज 1 अगेन इन्वेस्टर के एंगल से एक बार देख लो। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जीरो कूपन बॉन्ड को देखोगे तो इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, एग्जाम में ज्यादातर केस में कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा पूछते हैं, पर कोई भरोसा नहीं है सर, कभी कभी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया तो। फेस वैल्यू मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू, IV0 मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ करंट ईयर, मैंने जिस टाइम पे बॉन्ड इश्यू हो रहा है उस टाइम पे किसी चीज का इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 माने करंट ईयर, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड रिटर्न होल टू द पावर जितने दिनों के लिए है, मैंने मैच्योरिटी जब होगा। RE माने रिक्वायर्ड रिटर्न, 1 माने टोटल एंड N माने नंबर ऑफ ईयर मैच्योरिटी। ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला, और एक रहता है YTM का फॉर्मूला। ये हर बॉन्ड में कॉमन बात है सर। एक आपको इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, एक आपको यील्ड टू मैच्योरिटी चाहिए। YTM माने यील्ड टू मैच्योरिटी, पहले भी लिखा के रखा सर, ये सब जो फर्स्ट टाइम सुनेगा दिक्कत होगा, पर अगर प्रीवियस लेक्चर सुन लेगा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यील्ड टू मैच्योरिटी YTM का मतलब होता है सर, भूलना नहीं है। अच्छा, यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, लिख लिए जरा। इसको ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो, एक्चुअली आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो लिखते हैं, सॉरी। आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, P0 equals to face value divided by 1 plus I all to the power n, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर n। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, I इंटू फेस वैल्यू, पता नहीं यार पेन सेंसर उतना अच्छा नहीं है, I इक्वल्स टू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय P0 होल टू द पावर 1 बाय n -1, ठीक है। P0 का माने, P0 माने नेट प्राइस, ठीक है, और I माने इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला यूज होगा जब आपको इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कैलकुलेट करना हो, ठीक है। अभी लिख के रखो, जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसका यूज भी आ जाएगा।
एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 में क्या है, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि कंपनी जब मार्केट में इशू करता है तो उन्हें क्या देखना पड़ता है। तो उसमें आप लिख लो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में इनफ्लो इक्वल्स टू आउटफ्लो, पी नेट चाहिए हमें, दैट इज फेस वैल्यू एफ वी, एफ वी बने फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट होल टू द पावर एन, एन माने नंबर ऑफ ईयर। ओके, और यहाँ पर आपको के डी का वैल्यू भी निकल जाएगा इसी वैल्यू से, के डी इक्वल्स टू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय पी नेट होल डिवाइडेड बाय पूरा, पूरा को होल करना, ये जो n है ये इधर ऊपर आ जाएगा तो 1/n हो जाएगा और इसको -1 कर देते हैं। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी निकल जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड का। ठीक है, जब हमें केडी चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया सर। अब आगे आगे आपको इसका यूज भी समझ में आ जाएगा, तो जरा लिखिए। ठीक है, एक एग्जांपल करिए, माथा में अभी घुस जाएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है, कंसिडर ए 4-year ZCB, ZCB माने लिखना पड़ेगा फिर से, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, 4-year ZCB माने जीरो कूपन बॉन्ड, जिसका फेस वैल्यू है फेस वैल्यू ऑफ 1000, फेस वैल्यू ऑफ 1000। प्रेजेंटली ट्रेडिंग मैंने मार्केट में चल रहा है, मतलब ट्रेड हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको एनएससी में दिखाया मैंने, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 610, मैंने अभी दाम चल रहा है 610 टका, 610 टका दाम चल रहा है। इफ flotation cost, if flotation cost equals to 1%, if flotation cost equals to 1%, then calculate cost of debt. Calculate cost of debt. क्वेश्चन लिखा सर, एक जीरो कूपन बॉन्ड है, 4 साल का एक्सपायरी है उसका, मैंने अभी भी 4 साल लाइफ है उसका, 1000 टका फेस वैल्यू है, प्रेजेंटली 610 टका में चल रहा है, रोटेशन कॉस्ट 1% दिया है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए सर। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, जब भी कॉस्ट ऑफ डेब्ट बोल रहे हैं ना तो समझ रहे ना कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डेब्ट का कॉस्ट कंपनी को मांगता है सर। इन्वेस्टर को कॉस्ट से मतलब नहीं है, इन्वेस्टर को तो इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है इससे मतलब होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू में चल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको मैं नॉर्मल बॉन्ड में, तो ऐसे भी मैं पहले भी दिखा के रखा हूँ कि एक इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है। बट ज्यादातर कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू ये सब केस में ज्यादा वैलिड होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनेंस आप नॉर्मली किसके लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए कि कंपनी के लिए? सर कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन वैसा ही होने का चांसेस है।
बट फिर भी कम इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी बीच बीच में पूछ लेते हैं, तो दैट्स वाई मैं लिखा के रखता हूँ। एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज तो रहना चाहिए ना। सोल्यूशन करके बताओ मुझे, कोई कर रहा है क्या? सोल्यूशन करने से फेस वैल्यू कितना है? 1000। फेस वैल्यू इज 1000, ठीक है सर। पीनेट कितना है सर? पीनेट माने 610 टका अगर उसका मार्केट में प्राइस है अभी, और 1% अगर फ्लोटेशन है, तो इसको अगर हम लोग इंटू 99 करें, माने 1% तो खर्चा होगा, तो मेरे 610 का 99% निकाल लेते हैं ना, क्योंकि 1% तो कॉस्ट है उसका, तो नेट खर्चा निकल जाएगा। 610 इंटू 99%, 603 टका 9 पैसा, समझ रहे सर? 603 टका 90 पैसा, क्योंकि बाकी तो चला गया ना, 1% तो कॉस्ट में चला गया मार्केट में लाने के पीछे, माने ये जो बॉन्ड को लाने में मार्केटिंग है, एक्सचेंज का पैसा है, डिवेंचर का, सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां पर ट्रेड होगा उसका खर्चा है, कमीशन वगैरह का खर्चा है, ये सब में चला जाता है। ये फेस वैल्यू निकल गया, पीनेट भी निकल गया। सर केडी चाहिए, केडी, केडी कैसे निकलेगा? फॉर्मूला देखो, अभी अभी कॉपी में लिखा, फेस वैल्यू को डिवाइड करो पीनेट से, फेस वैल्यू को डिवाइड करो पीनेट से, होल टू द पावर 1/n-1। जस्ट डू इट सर, जस्ट कैलकुलेट दिस, सिंपल है, ज्यादा झमेला नहीं है। फेस वैल्यू आपको पता है, 1000 का फेस वैल्यू है, पीनेट भी पता है 603.90 है, बस सॉल्व करो ना। इतना कुछ है ही क्या? कुछ भी नहीं है। 600, सॉरी 1000 डिवाइडेड बाई 603.9 होल टू द पावर 1/4 -1। सॉल्व कर लोगे इसको? हाँ दर्श, कनॉन बोलो, नील, कैन यू सॉल्व इट? थाउजेंड डिवाइडेड बाई 603.9 होल टू द पावर 1/4, कैसे करोगे? सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। जस्ट क्या करो, देखो मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, देखो आप, 1000 डिवाइडेड बाई 603.9 कितना आ जाएगा? जो भी आया हो कैलकुलेटर में 1.65 समथिंग। सर अब इसमें ना एक चीज का आपको ध्यान देना है, ये जो 1.6 कितना था, 1.655 मैंने 1.66, इसको होल टू द पावर 1/4 कर लो, -1 कर दो। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो 1.66 आया ना सर, 1.66 1 टू द पावर 1/4 है ना, 1/4 माने रूट का वैल्यू में आ गया सर, क्योंकि 1/4 माने हाफ इंटू हाफ है ना, 1/4 माने हाफ इंटू हाफ। हम लोग अगर 1/4 को सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, हाफ इंटू हाफ। और स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है सर? स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट माने हाफ होता है। तो 1.66 को 2 बार रूट लगा दो, 1 बार 2 बार, जितना आया -1 कर दो, जो आया इंटू 100 कर दो। 13.5051%, 13.51%, दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर, बोलो समझ में आया सर? यस सर। सबको समझ में आया? सबका आवाज नहीं मिला मुझे।
माने ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है, कंपनी को मार्केट से अगर ये बॉन्ड रेज करना है तो इसके लिए कंपनी को पर 100 रुपए में 30.51% मैंने टाका करके खर्चा करना पड़ेगा। दिस इज द केडी जीरो कूपन बॉन्ड के लिए। ठीक है, सनन समझ में नहीं आया क्या? शालिनी, दर्श कौन है क्लास में? आवाज तो कम ही आ रहा है। दर्श का आवाज तो नहीं आ रहा है, दर्श नहीं है। नील बोलो। सर और एक बार बता दीजिए। और एक बार क्या बताए, बोलो क्या चीज सर समझ वो में नहीं आ रही? 1/4 का। 1/4 का? अरे बहुत सिंपल है, रूट का वैल्यू कितना है इसका वैल्यू? सर ये तो बचपन वाला चीज है, देखो ना क्या लिखा है, 2√x है ना। इसको एक्चुअली 2√x माने एक्चुअली इस रूट का वैल्यू होता है हाफ, 1/2। ठीक है, तो यही 1/2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट का पार्ट हो गया, तो जब भी हमें यहाँ पर फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला के अंदर क्या था सर, ये टू दी पावर 1/4 था। तो मैं बस क्या किया, 1/4 माने क्या होता है, हाफ इंटू हाफ, है ना। ऐसा अगर ये मानो और एक 1/2 के अंदर आ जाता, तो 2 2 4 माने अगर 1/8 होता, या फिर और एक 1/16 होता, टू दी पावर में अगर स्क्वायर रूट का कुछ भी आ जाए, अब उतना बार रूट ओवर दबाने से वैल्यू आ जाता है। तो कैलकुलेटर में जस्ट मैंने 1.66 दिया और 2 बार रूट दिया, -1 किया इंटू 100 किया, क्योंकि ये 1/4 दो रूट है, दो दो स्क्वायर रूट है, 2 बार स्क्वायर रूट का वैल्यू है। अगर कभी ऐसा होता कि 3 बार स्क्वायर रूट मैंने 1/8 होता, अगर इसके जगह 1/8 होता तो 3 बार स्क्वायर रूट दबाना पड़ता, या फिर वो अगर इसके जगह 1/16 होता तो 3 बार स्क्वायर रूट दबाना पड़ता। समझे कि नहीं सर? हाँ सर। हाँ, देखो मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, 1.66 रूट ओवर का वैल्यू, एक बार 2 बार, माइनस कर दो 1, इंटू कर दो 100, 13.5। 5 जीरो के बाद 8 है तो हम लोग 1 ले लेंगे, 0 के बाद 8 है ना, 5 के ज्यादा है तो 1 ले लेंगे, बस इतनी सी बात है। अब कोई बोलेगा सर अगर 1/3 होता, 1/5 होता, तो इसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर मैंने कराया ना सर, या फिर अगर आप लोग मैम के पास भी किए हो फाउंडेशन लेवल में, ठीक है, तो आपको पता होगा वहां पर ना डर्टी पावर सॉल्व करना सिखाया जाता है। 1/3, 1/7 इस तरह का पावर रहने से भी कमर्शियल कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता है। तो कोई बात नहीं, जब मौका आएगा फिर से दिखा दूंगा, डर्टी पावर भी वापस बता दूंगा सर। ऐसे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बताया जाता है, जो लोग मेरे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हो उनको भी मैं फाइनेंस में सिखाता हूँ, और जो लोग मैम के पास भी फाउंडेशन लेवल में करके आए हो उन्हें भी मैम सिखाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर डर्टी पावर होगा तो मौका आएगा तो मैं फिर से दिखाऊंगा। बस इतना सा चीज आज की क्लास से लेके जाओ सर। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करो, ये सब ना प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भूल जाओगे सर। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ नेशन ग्रेट। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका हेल्प कोई नहीं करेगा सर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप अपना हेल्प करना चाहते कि नहीं करना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नेक्स्ट दिन मैं आपको होमवर्क और आज में कुछ नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट दिन मैं आपको इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करना, ठीक है, इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करना, या फिर जैसे मानो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन करना, ये सब सिखाऊंगा। इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन, दिस काइंड ऑफ थिंग, ये सब जो चीजें हैं ये हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा। ठीक है सर, बोलो जरा। बोलो, सब कुछ लिख लिए हैं, क्लास समझ में भी आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चर्चा करेंगे, तो उसमें हम लोग ना प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।
ओके सर, बाय सर।